दोस्तों नमस्कार। प्रतियोगिता दर्पण में जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है, इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल में स्वागत है और आप इस वीडियो के माध्यम से प्रतियोगिता दर्पण में जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है जनवरी संस्करण का, तो आप इसे देखेंगे। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर स्थिति जो है वह फिर से बहाल हुई है। यह जो जगह है वो डेमचोक और डेप्सांग, ये जगह है पूर्वी लद्दाख का। तो यहाँ पर जो इससे पहले जो टकराव की स्थिति है वह फ़िलहाल टली है। तो अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति के अनुसार सीमा पर दोनों ओर से पेट्रोलिंग जो है शुरू की गई है। यह कदम क्या है कि सीमा विवाद में स्थिरता और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। ठीक है, तो भारत और चीन सीमा रेखा पर जो विवाद चल रहा है, उस विवाद में एक शांति के पहल जो है की गई है दोनों देशों की तरफ से। तो क्या हुआ कि दीपावली के अवसर पर सांस्कृतिक पहल की गई। दीपावली पर भारत और चीन के सैन्य प्रतिनिधियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे अरुणाचल प्रदेश में बुमला और वाचा किबुथु, लद्दाख में चुशुल मोल्दो और दौलत बेग ओल्डी, सिक्किम में नाथुला और साथ ही कोंगक और केरे दर्रा पर मिठाई का आदान प्रदान किया गया। इस आदान प्रदान से यह संकेत मिलता है कि दोनों पक्ष सीमा पर अप्रत्यक्ष तौर पर शांति बनाए रखने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये है। तो दोस्तों यह ऐसे ही नहीं हुआ, इसके लिए उच्च स्तरीय वार्ता और समझौता हुई और उस वार्ता और समझौता के परिणाम है जो सीमा पर जो अभी भारत चीन सीमा पर शांति की स्थिति है जो बहाल हुई है। सीमा विवाद के अस्थायित्व हेतु भारत चीन के बीच द्विपक्षीय समझौते हुए। फिर है कि 23 अक्टूबर 2024 को रूस के कजान में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग इनके बीच बैठक हुई, जिसके दौरान सीमा विवाद के समाधान और शांति बनाए रखने की बात की गई। अब क्या है कि दोनों देशों की जो सेना है अब अधिकतम 15-15 सैनिकों के समूह में पेट्रोलिंग करती रहेगी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर डेमचोक व डेप्सांग में सेनाओं के पीछे हटने का अर्थ यह नहीं है कि भारत चीन सीमा विवाद हल हो गया है। फिलहाल अप्रैल 2020 की जो स्थिति है उससे पूर्व की जो स्थिति है वह बहाल हुई है तथा सीमा विवाद उस स्थिति में पहुंच गया है जिसमें यह अप्रैल 2020 से पहले था। ठीक है, तो सीमा विवाद के समाधान के लिए विशेष प्रतिनिधियों तथा विदेश मंत्री मंत्री स्तर की बैठक करने के लिए सहमति भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच 18 नवंबर 2024 को रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन से अलग इतर वार्ता में हुई थी। तो हमने पहला टॉपिक किया कि पूर्वी लद्दाख में LAC पर अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति के अनुसार दोनों ओर से पेट्रोलिंग शुरू हुई है। तो आपका ये पहला टॉपिक था। दोस्तों अब हम लोग दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। लिखा है कि सार्वजनिक भलाई के लिए निजी संपत्ति अधिग्रहण पर सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला। तो निर्णय क्या था? 5 नवंबर 2024 को 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7-2 के बहुमत से यह फैसला सुनाया कि सरकार सार्वजनिक भलाई के नाम पर प्रत्येक निजी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकती है। यह फैसला 1978 में दिए गए पुराने फैसले को पलटते हुए आया है। ठीक है, तो 1978 में यह जो फैसला था जस्ट इसके विपरीत फैसला आया है। तो मुख्य बिंदु इसका देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत यह स्पष्ट किया गया कि किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को समुदाय का संसाधन नहीं माना जा सकता। केवल विशिष्ट और सीमित मामलों में ही राज्य द्वारा निजी संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा सकता है। फैसले में जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में अन्य न्यायाधीशों ने इस राय को समर्थन दिया, जबकि कुछ न्यायाधीशों जैसे जस्टिस BV नागरत्ना जिन्होंने आंशिक रूप से असहमति जताई और जस्टिस सुधांशु धूलिया तो BV नागरत्ना ने उन्होंने आंशिक रूप से सहमति जताई, मतलब लगभग असहमति ही जताई। तो BV नागरत्ना और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने इसके लिए असहमति जताई। तो कुल मिलाकर के 9 न्यायाधीशों की जो पीठ थी उसमें 7-2 के बहुमत से यह फैसला किया गया कि सार्वजनिक भलाई के लिए निजी संपत्ति, ठीक है, राज्य जो है अधिग्रहण नहीं कर सकती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे अगले टॉपिक। तो दोस्तों अगला है कि संविधान अंगीकार के 75 वर्ष पूरे हुए। तो इसके जो 75 वर्ष पूरे हुए तो इसके लिए स्मारक समारोह जो है मनाया जा रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि आखिर इतिहास क्या था इसका और इसका क्या महत्व है, उसके बाद किस तरह के समारोह हुए वह देखेंगे। तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। जैसा कि आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है 26 नवंबर 2024 को संविधान के अंगीकरण के 75 वर्ष पूरे हुए।
ठीक है। तो इस 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जो समारोह हुए उसका जो मुख्य आयोजन क्या क्या हुआ उसे हम लोग देखते हैं। तो संसद के केंद्रीय कक्ष में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान नामक कार्यक्रम से वर्ष भर चलने वाले स्मारक समारोह की शुरुआत की गई। ठीक है, वर्ष भर चलने वाली मतलब साल भर यह चलेगी यह कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रधानमंत्री समेत वरिष्ठ नेताओं ने संबोधन किया इस कार्यक्रम के दौरान। इसके बाद क्या है कि समारोह में राष्ट्रगान, संविधान की महिमा पर आधारित लघु फिल्म चली, स्मारक सिक्के जारी हुए, डाक टिकट जो है जारी हुए और 2 प्रमुख पुस्तकों, नाम याद रखने की आवश्यकता है कि भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा। तो कुछ पॉइंट के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं, गौरवशाली यात्रा और झलक, निर्माण की एक झलक, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इस पुस्तक का विमोचन किया गया और इस कार्यक्रम को 4 स्तंभों के तहत आयोजित किया गया। तो ये क्या थी? पहला है कि संविधान की प्रस्तावना, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना। दूसरा है अपने संविधान को जाने। तीसरा है संविधान का निर्माण और चौथा है संविधान की महिमा का उत्सव। इन 4 स्तंभों में बांटकर पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया गया। इसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना, अपने संविधान को जाने, संविधान का निर्माण और संविधान की महिमा का उत्सव। तो इस प्रकार से ये टॉपिक जो है वो ख़त्म होगा। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद रखने चाहिए। 75 वर्ष का यह स्मारक समारोह वर्ष भर चलेगा, जैसा कि ऊपर ही हमने कहा। इसकी गतिविधियाँ 4 स्तंभों पर केंद्रित होगी, यह भी हमने देखा। और इसमें एक खास बात यह है कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल से विशेष पखवाड़ा भी 2025 में आयोजित किए जाएंगे। तो यह भी हमें याद रखने हैं। एक और महत्वपूर्ण बात इसमें थी जो मैं आपको बता दूं कि इन सभी डाक टिकट सिक्के जारी होने के अलावा संस्कृत में और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी इस अवसर पर जारी की गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है कि कौन कौन सी, संस्कृत में और मैथिली में जो है ये संविधान की प्रतियां भी जारी हुई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक है कि लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण। ठीक है, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसका विवरण हम देख लेते हैं कि 12 नवंबर 2024 को उड़ीसा के तट पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया गया। यह उड़ीसा के तट पर ITR जो चांदीपुर है, ये आप याद रखिएगा, ITR चांदीपुर, वहाँ से इसका परीक्षण किया गया 12 नवंबर 2024 को। क्या नाम है? LRLACM, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। ठीक है, LRLACM, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, इसका परीक्षण किया गया। अब क्या है कि इसकी तकनीकी विशेषताओं को हम लोग देख लें तो इसकी मारक क्षमता जो है 1000 किलोमीटर है। इसे मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से ज़मीन या फ्रंट लाइन जहाज़ों से इसे लॉन्च किया जा सकता है। परीक्षण के दौरान ITR का उपयोग करते हुए विभिन्न रडारों, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री सेंसर के जरिए मिसाइल की उड़ान की निगरानी भी की गई। तो ये थी लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, LRLACM, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। आप इसे देख सकते हैं। और इसमें यह भी याद रखने की ज़रूरत है कि स्वदेश निर्मित यह मिसाइल वस्तुतः निर्भय लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल ही है, जिसका परीक्षण 2013 में किया गया था। और इसके बनाने में LRLACM को DRDO द्वारा अपनी अन्य प्रयोगशाला में के साथ जो है वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु द्वारा इसे विकसित किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के ही फर्म जो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड हैदराबाद व भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु इसके विकास एवं उत्पादन में साझेदार रहे हैं। इस क्रूज मिसाइल के पहले सफल उड़ान परीक्षण पर रक्षा मंत्री जी ने DRDO और सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को बधाई दी। यह भविष्य के स्वदेशी क्रूज मिसाइल के विकास कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो ये थी हमारी लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। आगे बढ़ते हैं। एक है कि DRDO द्वारा ही लंबी दूरी की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो इसे हम लोग देख लेते हैं कि 16 नवंबर 2024 को इस नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया, जिसे सशस्त्र बलों के लिए डिजाइन किया गया था। तकनीकी विशेषताओं को देखें तो मिसाइल की गति ध्वनि की गति से 5 गुना तेज है। ठीक है, इसकी मारक क्षमता जो है वह 1500 किलोमीटर से अधिक है। इसमें क्रूज और बैलिस्टिक दोनों तरह के फीचर है, ये आपको ध्यान रखने हैं। क्रूज भी है और बैलिस्टिक दोनों तरह के फीचर है, जिससे क्या है, यह विभिन्न क्षेत्रों जैसे ज़मीन, पानी, हवा से दुश्मन पर सटीक प्रहार कर सकती है।
कम दूरी पर उड़ने के कारण क्या है, इस मिसाइल का रडार द्वारा पहचानना भी कठिन होगा। और इसको लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो इसे आप देख रहे हैं कि उड़ीसा के तट से ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इसका परीक्षण जो है किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। DRDO द्वारा ही पिनाका शस्त्र प्रणाली का परीक्षण किया गया। ये पिनाका क्या है, तो 14 नवंबर 2024 को स्वदेश निर्मित गाइडेड पिनाका शस्त्र प्रणाली का परीक्षण किया गया। तकनीकी विशेषता क्या है, इसकी तकनीकी विशेषता है कि यह प्रणाली मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से 44 सेकंड में 12 रॉकेट को एक साथ विभिन्न लक्ष्यों पर दाग सकती है। ये इसकी विशेषता है कि 44 सेकंड के भीतर ही 12 रॉकेट को एक साथ विभिन्न अलग अलग लक्ष्यों पर दाग सकती है। अपग्रेड किए गए इस पिनाका शस्त्र प्रणाली 75 किलोमीटर से अधिक दूरी तक निशाना भेजने में सक्षम है, 75 किलोमीटर, इसे आप याद रखिए। फिर है कि प्रणाली के परीक्षण के दौरान रॉकेट्स के कार्यकुशलता और विभिन्न लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने की क्षमता का विस्तार से मूल्यांकन किया गया। निर्माण में DRDO के साथ भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और अन्य सहयोगी कंपनियों का योगदान है। इसमें निर्यात के लिए भी इस प्रणाली पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आर्मेनिया ने इसे खरीदने का आदेश दिया है तथा फ्रांस भी इस पर विचार कर रही थी। इसके लिए आपने पढ़ा भी होगा कि इसके लिए 2 वरिष्ठ सैन्य अधिकारी नवंबर 2024 में ही भारत आ गए थे। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो भारतीय जो सैन्य व्यवस्था है या भारतीय कुशलता, वैज्ञानिक कुशलता है, वह जो है दिखाई देती है। दोस्तों आगे देखते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में आयोजन इसका किया जाएगा। तारीख और स्थान देख लीजिए, 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। कुल 38 खेल, इसे याद रखना काफ़ी आसान है। 38वां राष्ट्रीय मंडल खेल है और 38 कुल मिला के 38 खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 23 खेल जो है गढ़वाल क्षेत्र में होगा और 15 खेल जो है कुमायूं क्षेत्र में होगा। इसमें याद रखने कि गढ़वाल क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश गढ़वाल क्षेत्र के जिले हैं। और कुमायूं क्षेत्र में देखिए तो हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर और गुलरमौज, ये यहाँ पर इन कुमायूं क्षेत्र में 15 खेलों का आयोजन होगा और 23 खेलों का आयोजन गढ़वाल क्षेत्रों में होगा। इसकी विशेषता देख लें कि इस आयोजन में 10,000 से अधिक खिलाड़ी की भागीदारी होगी, संभावना है इसकी। पहली बार शीतकालीन खेल जैसे आइस हॉकी, स्कीइंग, रूनो बोर्ड, लूज को भी राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है, जो चमोली जिले के औली में आयोजित होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चमोली जिले के औली इसका आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल को इस आयोजन का शुभंकर घोषित किया गया है, तो इसे आप याद रखें। इसके बाद हम लोग जो है इसमें कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। यहाँ जो है इसका शुभारंभ श्री नरेंद्र मोदी करेंगे और साथ ही इस खेल के साथ ही एक खेल विश्वविद्यालय जो है, खेल विश्वविद्यालय इसका भी उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री जी करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगला टॉपिक है कि QS एशिया रैंकिंग 2025, इसमें भारतीय विश्वविद्यालय है उसकी क्या स्थिति है और क्या है इसमें देखिए इस टॉपिक में। तो रैंकिंग के विवरण दिए जा रहे हैं कि QS एशिया रैंकिंग 2025 में एशिया के कुल 25 देशों के 984 विश्वविद्यालय अकादमिक संस्थान शामिल किए गए हैं। इस सूची में भारत के सर्वाधिक 162 संस्थान जो है शामिल हुए हैं, जो अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक है। ठीक है, और इसका प्रदर्शन हम देख लें कि शीर्ष 50 में भारत के सिर्फ 2 संस्थान हैं, IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। इसका स्थान जो है 44वां स्थान है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, और इसका 48वां स्थान है IIT बॉम्बे का। शीर्ष 10 में भारतीय कोई विश्वविद्यालय शामिल नहीं है। शीर्ष 100 में भारत के 7 संस्थान शामिल हैं, जैसे कि IIT मद्रास, उसके बाद दिल्ली बॉम्बे के बाद IIT खड़गपुर, IISc भारतीय विज्ञान संस्थान, IIT कानपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय, इन सभी का स्थान जो है शीर्ष 100 में शामिल है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर मापन का मानदंड होता क्या है, कि आखिर किस आधार पर जो रैंकिंग जो दी जाती है वो किस आधार पर दी जाती है। तो कुल मिला के 11 विभिन्न मानक हैं। तो ये मानक कौन से हैं ये हम लोग देखते हैं। एक है इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट आउटबाउंड एक्सचेंज, नियोक्ता प्रतिष्ठा। आगे देखें तो इंटरनेशनल फैकल्टी, PhD उपाधि प्राप्त स्टाफ, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो अनुपात, इनबाउंड एक्सचेंज, शैक्षणिक प्रतिष्ठा और प्रति पेपर उद्धरण, ये सभी मानक हैं जिसके आधार पर रैंकिंग तय की जाती है। ठीक है, तो अब दोस्तों अगला टॉपिक है कि छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व, यह भी चर्चा में है। हम लोग इसे देखते हैं, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व।
यह राज्य के गुरु घासीदास तमोर वन्य जीव अभ्यारण्य को औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया। यह देश का 56वां टाइगर रिजर्व जो है यह है, इसे घोषित किया गया है। तो 3-4 बातें हैं जो आपको एकदम ध्यान में रखनी ही चाहिए। पहला तो ये कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो वह छत्तीसगढ़ में है। और यह गुरु घासीदास तमोर वन्य जीव अभ्यारण्य को ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है और यह देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। इसके क्षेत्रफल का विवरण हम देख लें तो 2829.38 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है इसका कुल क्षेत्रफल है 2829.38 किलोमीटर स्क्वायर। कोर टाइगर हैबिटेट की बात करें, जो एकदम टाइगर हैबिटेट कोर एरिया है वह कितना है, तो 2049.2 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और बफर क्षेत्र जो बीच का क्षेत्र है बफर क्षेत्र कहलाता है। तो इस बफर क्षेत्र की जो क्षेत्र का जो एरिया है वो कितना है, वह 780.15 वर्ग किलोमीटर। अब इसके महत्व की बात कर ले, यह छत्तीसगढ़ का चौथा, देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का चौथा अभ्यारण्य बाघ अभ्यारण्य, और पूरे देश भर में अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखें तो यह तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने इसे अधिसूचित करने के लिए मंजूरी पहले ही दे दी थी। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का तीसरा सबसे बड़ा और 56वां टाइगर रिजर्व है पूरे देश का। इसमें कुछ और टाइगर रिजर्व है जो आपको जानने चाहिए। अब चूँकि तीसरे स्थान का है तो पहले स्थान पर कौन सा है, तो पहले स्थान पर है, सबसे पहला जो स्थान है वो क्या है, नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, सैलम, ये आपका है आंध्र प्रदेश में। दूसरे नंबर पर आता है असम का मानस, मानस टाइगर रिजर्व। तो ये आपका असम का है, ये दूसरे नंबर पर। पहले सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम का है और दूसरे नंबर पर है मानस टाइगर रिजर्व। और तीसरा जो सबसे बड़ा, देश का तीसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है वह है आपका ये गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो हम लोग फिर अगले टॉपिक में दोस्तों हम लोग यह भी देख लेते हैं कि भारत के 56 अधिसूचित बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व जो नवंबर 2024 की स्थिति है उसे हम लोग देख लेते हैं कि आखिर पूरे देश भर में जो टाइगर रिजर्व है उसकी स्थिति क्या है राज्यवार ढंग से। तो हम देखते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है असम का। असम में 4 टाइगर रिजर्व है जो आप देख रहे हैं कुल मिला के। पहला है मानस, ठीक है, पहला क्या है मानस, दूसरा है नामेरी, तीसरा है काजीरंगा, चौथा है औरांग। मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरांग, ये असम का है। अरुणाचल प्रदेश में चले तो 3 टाइगर रिजर्व है, नामदफा, पाकुई और कमलांग। ये 3 टाइगर रिजर्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश के हैं। क्या क्या नाम है, तो नामदफा, पाकुई और कमलांग। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यह पूरे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम, ठीक है, आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा है और आंध्र प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वर्तमान में। बिहार की बात करें तो बिहार का वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो 1989-90 में इसे अधिसूचित किया गया था, तो यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। आगे बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, तो इंद्रावती, अचानक कमार और उदंती सीता नदी, ये आपके छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व है। और एक है गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य का संयुक्त क्षेत्र जो है यह छत्तीसगढ़ का है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो यही है, ये 56 है। आगे बढ़ते हैं झारखंड की, तो झारखंड में एकमात्र टाइगर रिजर्व है पलामू। मिजोरम की बात कर ले तो यहाँ भी एकमात्र टाइगर रिजर्व है डंपा। ये सब जहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है उसे तो आपको याद कर लेना ही चाहिए, जैसे झारखंड का पलामू, मिजोरम का डंपा। राजस्थान की बात करें तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और धौलपुर करौली, ये सभी जो है वो राजस्थान के टाइगर रिजर्व हैं। कर्नाटक की बात कर ले तो बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांडेली अंशी, बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, ये सभी कर्नाटक के टाइगर रिजर्व हैं। केरल की बात करें तो केरल में 2 टाइगर रिजर्व है, पेरियार और परम्बिकुलम। मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक है 7 बाघ अभ्यारण्य जो है वहाँ है मध्य प्रदेश में, तो कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय धुबड़ी और वीरांगना दुर्गावती, जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था। यह मध्य प्रदेश के कुल मिला के 7 टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र की बात कर ले तो यहाँ कुल मिला के 6 टाइगर रिजर्व है, जिसमें मेलघाट, पेंच, ताडोब अंधेरी, सह्याद्री, नवेगांव, नागजीरा, बोर, ये सभी महाराष्ट्र के टाइगर रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे पुराना दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, अमानगढ़, रानीपुर चित्रकूट, ये भी हाल ही में इसे अधिसूचित किया गया था।
तो उत्तर प्रदेश के अभी 4 बाघ अभयारण्य हुए हैं। उत्तराखंड की बात कर ले तो यहाँ पर सबसे पुराना जो है टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट, और राजा जी 2015 में इसे जोड़ा गया था, अधिसूचित किया गया था। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरबन और बुक्सा, ये 2 टाइगर अभयारण्य हैं, टाइगर रिजर्व। तेलंगाना की बात कर ले तो तेलंगाना में एकमात्र है कंवल। उड़ीसा में सिमलीपाल सतकोसिया, ये उड़ीसा में है। तमिलनाडु में हम देखते हैं कालकड़ मुदनथुरई, कालकड़ मुदनथुरई। दूसरा है अन्नामलाई, तीसरा है मधुमलाई, सत्यमंगलम और श्रीविल्लीपुथूर मेघामलाई। ये सभी तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व हैं। तो हम लोगों ने पूरे बाघ अभयारण्य को, पूरे देश भर में जितने बाघ अभयारण्य है, टाइगर रिजर्व है, उसकी सूची हम लोगों ने देखी। अब अगले टॉपिक, तो अगला टॉपिक है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024। ये क्या है कि इसमें क्या हुआ कि महायुति गठबंधन की जीत हुई है, महायुति गठबंधन की जीत हुई है। तो जो सत्तारूढ़ थी पहले से ही 2024 से पहले, उसी पार्टी, उसी गठबंधन की जीत हुई है। मतदान और परिणाम को हम देखें, कुल मिला के सीटों की संख्या 288 है महाराष्ट्र में। महायुति गठबंधन में देखें तो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना जो शिंदे गुट की है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, यह जो है अजित पवार गुट की है, ने 234 सीटें, कुल मिला के 234 सीटें जीती हैं। भाजपा के 132 सीटें हैं, शिवसेना के 57 सीटें हैं, और एनसीपी के 41 सीटें कुल मिला के आई हैं यहाँ पर। विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सीटें घटकर 50 रह गई है। ठीक है, पहले अधिक थी, अब घट करके 50 रह गई है। राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो इस परिणाम से महाराष्ट्र में सत्ता का कब्जा सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में सुनिश्चित हो गया और विपक्षी दलों की स्थिति पहले से अधिक कमज़ोर हुई। ठीक है, तो हमने महाराष्ट्र का जो चुनाव संपन्न हुआ उसको देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं झारखंड की तरफ। तो झारखंड विधानसभा चुनाव 2024, हेमंत सोरेन की सरकार जो पहले से ही थी वह बनी। तो मतदान और परिणाम को देखिए तो कुल सीटों की संख्या 81 है, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन ने 56 सीटों पर विजय प्राप्त की। ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसके नेता हैं हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राजद गठबंधन ने 56 सीटें जो है जीती। भाजपा और उनके सहयोगी गठबंधन को मात्र 24 सीटें मिली, जिसमें 21 सीट केवल भाजपा की है और अन्य सहयोगी दलों की 3 सीटें प्राप्त हुई हैं। आदिवासी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित 28 सीटों में से 27 सीटें जो है केवल महागठबंधन को मिली, जबकि सिर्फ एससी आरक्षित 9 सीटों में से 3 सीटें भाजपा के नाम हुई। ठीक है, तो विशेष जानकारी हम देख लें कि हेमंत सोरेन चौथी बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और यह उनके चौथे तथा लगातार कार्यकाल का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें हम कुछ और बातें हम जोड़ सकते हैं कि आखिर कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उसमें कौन कितने बार शपथ लिए हैं। तो 4 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं ये हेमंत सोरेन। उनके पूर्व अर्जुन मुंडा और शिबू सोरेन जो है 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के पहले 3 कार्यकाल थे, जो कि 2013-14 में दिया है। आप बुक से चाहे तो पढ़ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको ये जरूर याद रखने हैं कि चौथी बार इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। अब हम लोग अगले टॉपिक, दोस्तों जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अगला टॉपिक हमारा है कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आयुर्वेद में BAMS का पाठ्यक्रम जो है वो शुरू हुआ। तो क्या है इसका निर्णय और क्या इसके उद्देश्य हैं, हम पहले इसको देख लेते हैं। तो भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, इसे आप याद रखिएगा, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आयुर्वेद में स्नातक BAMS पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति दे दी है। पाठ्यक्रम के विवरण के बारे में जाने तो यह 7.5 वर्षीय पाठ्यक्रम होगा, जिसमें पहले 2 वर्ष प्री आयुर्वेद का अध्ययन करना होगा। इसमें संस्कृत और अन्य आवश्यक विषय पढ़ाए जाएंगे। संस्कृत और अन्य जो जरूरी के विषय होंगे जो आयुर्वेद के अध्ययन के लिए अति आवश्यक है वो पढ़ाए जाएंगे। इन संस्थानों को आयुर्वेद गुरुकुलम के नाम से जाना जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लें कि इन संस्थानों को आयुर्वेद गुरुकुलम के नाम से स्थापित किया जाएगा, जहाँ छात्र आवासीय सुविधा के साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष का अनिवार्य इंटर्नशिप भी शामिल है और प्रवेश के लिए नीट UG के तहत एक अलग परीक्षा जो है आयोजित की जाएगी, अलग से परीक्षा आयोजित होगी। और पाठ्यक्रम प्रारंभ कब से हो रहा है, तो यह पाठ्यक्रम प्रारंभ हो रहा है इसी 25-26 शैक्षणिक सत्र से इसका प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए क्या है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसका जो है क्या है, नेशनल, ये भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग जो है ये अधिसूचना जारी कर दी है। तो आइए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि इसरो द्वारा GSAT-N2 उपग्रह प्रक्षेपण SpaceX के साथ इसका सहयोग। उपग्रह का विवरण देखें तो उपग्रह का नाम GSAT-N2 या GSAT-20
इसका नाम याद रखें GSAT-N2 या GSAT-20। वजन इसका है 4700 किलोग्राम। ये वजन काफ़ी इंपॉर्टेंट, आगे आप समझ में आएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो वजन ही इसके लिए जवाबदेह है। तो प्रक्षेपण की महत्वपूर्ण जानकारियों को देखें तो प्रक्षेपण एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट से किया गया। यह प्रक्षेपण अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केप कैनावेरल से भारतीय समयानुसार 19 नवंबर को किया गया। उड़ान के लगभग 34 मिनट के बाद उपग्रह को अंडाकार भू समस्थानिक स्थानांतरण कक्ष GTO, ठीक है, भू समस्थानिक स्थानांतरण कक्ष GTO में स्थापित कर लिया गया। इसके पश्चात इस उपग्रह को लिक्विड एपोजी मोटर LAM द्वारा चरणबद्ध तरीके से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित भू स्थैतिक कक्ष जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में ले जाया गया। उपग्रह में कुल 32 यूजर बीम्स हैं, ठीक है, 8 नैरो स्पॉट बीम्स जो है पूर्वोत्तर भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए 8 नैरो स्पॉट बीम, और जो बाकी 24 वाइड स्पॉट बीम्स जो है वो शेष भारत के लिए होंगे। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यह पहला अवसर है जब इसरो ने अपने भारी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए अमेरिका के निजी स्पेस एक्स कंपनी के साथ अनुबंध किया है। इससे पहले भारी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए इसरो यूरोप की एरियन स्पेस कंपनी पर डिपेंड थी पहले, ठीक है। और ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो इसरो है उसकी जो क्षमता है वो इसरो के स्वयं के जो रॉकेट की अधिकतम क्षमता है वो मात्र 4000 kg इसरो लेके जा सकता है। इसीलिए अब चूँकि इसका वजन 4700 kg है तो इसीलिए जो है अन्य कंपनी का सहारा लेना पड़ा। और अन्य कंपनी कौन सी थी, तो स्पेस एक्स थी, ठीक है। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है कि भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह IFFI गोवा में आयोजित हुई। इसे हम लोग देखते हैं। आयोजन का विवरण देख लेते हैं कि 20 नवंबर से 28 नवंबर तक यह संपन्न हुआ। और इसका उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, पणजी, गोवा में हुआ। मुख्य आकर्षक और पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो उद्घाटन फिल्म थी क्या, बेटर मैन, इसके निर्देशक माइकल ग्रेसी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करें तो स्वर्ण मयूर के रूप में टॉक्सिक मूवी को दिया गया साउले ब्लूबेट, लिथुआनिया की निर्देशिका है, टॉक्सिक की निर्देशिका है साउले ब्लूबेट। तो इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला, टॉक्सिक को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं और दिया है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जो रजत मयूर है वो बोगदान मोरेस्नो को दिया गया। फिल्म थी, कौन सी थी फिल्म, द न्यू ईयर दैट नेवर कैम, ये रोमानिया की मूवी है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला बोगदान मोरेस्नो को। इसमें हम देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वह मिला क्लेमेंट फेब्रियो को। फ्रांस की फिल्म है और इसका नाम है होली काउ, क्लेमेंट फेब्रियो। और बोगदान मोरेस्नो कौन है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में इनको पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो युगल रूप से मिला, एक ही मूवी थी टॉक्सिक के लिए वेस्टा माटुलिटे और ईवा रोपेकाइटे, इनको मिला ईवा रोपेकाइटे और वेस्टा माटुलिटे को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। फिल्म थी टॉक्सिक, युगल रूप से मिला। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार की बात कर ले तो फ्रांसीसी निर्देशक लुइस कॉर्वोइजर फिल्म है होली काउ। नवोदित प्रतिभाओं का प्रोत्साहन देने के लिए सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज पुरस्कार मराठी सीरीज लंपन को दिया गया, ठीक है। OTT पुरस्कार जो मिला इसमें सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज लंपन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय निर्देशक की बात कर ले तो फीचर फिल्म के लिए दिया गया, इनका नाम है नवज्योति बांदीवाडेकर। फिल्म है घराट गणपति। लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिलिप नोइस को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट, सत्यजीत रॉय लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये दिया गया, ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक है फिलिप नोइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस महोत्सव में पिछले 3 वर्षों की तरह साथ ही 75 देशों के लगभग 200 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इसमें 15 वर्ल्ड प्रीमियर, 3 इंटरनेशनल प्रीमियर, 40 रशियन प्रीमियर, 106 इंडियन प्रीमियर शामिल थे। थीम क्या था, तो थीम था युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है। थीम याद रखने आवश्यक है, तो युवा फिल्म निर्माता भविष्य अब है, ये थीम था। और अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आशुतोष गोवाड़ीकर। अन्य सदस्य एंथनी चैन, एलिजाबेथ कार्लसन, फ्रेन बोर्गिया और जिल विलकॉक। इसमें से एक चीज़ है जो मैं आपको जोड़ देता हूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया इसे केंद्र में रख करके यह जो है ऑस्ट्रेलिया को रखा गया था केंद्र में। ऑस्ट्रेलिया जो फोकस कंट्री थी, मैं लिख देता हूँ, फोकस कंट्री है, फोकस कंट्री इसमें ऑस्ट्रेलिया थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लिया।
आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके हर एग्ज़ाम के लिए जो वनडे एग्ज़ाम है, जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, अब चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो या एसएससी हो या किसी भी प्रकार के जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स का पेपर होता है, उसमें आपको निश्चित रूप से आपको हेल्प होगी। तो मैं अभी प्रारंभ किया हूँ जनवरी 2025 से। तो जनवरी 2025 से लेकर के लगातार यह सीरीज़, हम लोगों की जो सीरीज़ है, ये चलती रहेगी। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें और इसे ज़रूर शेयर करें। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।